हाँ जी। आज हम लोग जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं वो है जीएसटी का असेसमेंट प्रोसीजर का चैप्टर। ये सीए इंटर का सिलेबस में नहीं है, ये सीए फाइनल के ही सिलेबस में है सिर्फ। और ये उन चैप्टर्स में से है जो सीए फाइनल के बच्चे भी काफ़ी बार ना मतलब छोड़ के चले जाते हैं। शुरू के चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये सब चैप्टर्स हम बहुत अच्छे से करके चले जाते हैं, और ये लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं ना, 10-12 चैप्टर्स हैं लास्ट में छोटे छोटे से, इनको हम छोड़ के चले जाते हैं। तो उनमें से एक चैप्टर है असेसमेंट का, और ये चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है कहीं ना कहीं। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा अगर आप ये रिवीजन लेक्चर भी देख लोगे ना, तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है जो आपको रेगुलर लेक्चर करना पड़े। इस रिवीजन लेक्चर से ही सफिशिएंटली आपका कवर हो जाएगा, बस साथ में अपनी बुक अगर आप रख लें तो। अच्छा, करते हैं शुरू। कोई भी बिजनेस है इंडिया में, अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है तो या तो वो बिजनेसमैन जीएसटी रजिस्टर्ड होगा या फिर जीएसटी अनरजिस्टर्ड होगा, है ना। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोई भी बिजनेस है या तो वो जीएसटी रजिस्टर्ड है या फिर जीएसटी अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड वो क्यों हो सकता है भाई? या तो उसकी टर्नओवर वो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की लिमिट को क्रॉस नहीं करी है अभी उसने, या फिर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है, या फिर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है, या वो सप्लाई अंडर आरसीएम कर रहा है। आरसीएम में जो सप्लाई कर रहा है सप्लायर, उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, रेसिपिएंट को करवाने की जरूरत है। या फिर वो एग्रीकल्चरलिस्ट है। अब जो नीचे के 4 पॉइंट थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सेक्शन 23 में भी लिखे हुए हैं कि भाई इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के कंबाइंड रीडिंग के हिसाब से हमने खुद एनालाइज किया था कि भाई 10, 20 और 40 लाख से कम की टर्नओवर है अगर आपकी, तो आपको वैसे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। तो या तो कोई बिजनेसमैन इन 5 रीजन्स की वजह से अनरजिस्टर्ड है, तो जब ये 5 रीज़न है तो उसको एक्चुअल में वो लायबल ही नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने के, उसको रजिस्ट्रेशन करवानी ही नहीं, उसको रिटर्न फाइल करनी ही नहीं, उसे जीएसटी भरना ही नहीं। तो असेसमेंट क्या होगी? असेसमेंट तो ये हुआ ना जब आप इवेल्युएट करते हो कि भाई कितनी सप्लाई करी होगी इसने, या फिर कितना उसके ऊपर टैक्स बनेगा, वो हुई ना असेसमेंट। तो जिस बंदे को टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी असेसमेंट फिर करने की ज़रूरत क्या है? तो इस केस में अगर आप अनरजिस्टर्ड हो और आप इन 5 रीजंस की वजह से अनरजिस्टर्ड हो, तो आपको कोई असेसमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, असेसमेंट होगी ही नहीं। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड हो ड्यू टू अदर 2 रीजंस, 2 रीजंस जो यहाँ पर लिखे हैं कि भाई पहला रीज़न, आप लायबल तो थे रजिस्ट्रेशन करवाने के, आप टैक्सेबल पर्सन बन गए हो, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं। भाई डिपार्टमेंट को थोड़ी ना पता है कि मेरा टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख को क्रॉस कर गया है। नहीं पता, मुझे ही पता है, मैंने बताया ही नहीं, मैंने करवाया नहीं रजिस्टर। किसी ने मुझे बोला कि नहीं सर रजिस्ट्रेशन करवा लो, ज़रूरी है। मैंने कहा भाई देखेंगे, जब आएंगे ना जीएसटी वाले तब की तब देख लेंगे, अभी क्या पंगा लेना है। अपने महीने का महीना कुछ ना कुछ फंस जाएंगे बिना बात के, है ना। इतनी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, छोड़ो, नहीं करवाते रजिस्ट्रेशन। तो पहला पॉइंट, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है बट रजिस्ट्रेशन नॉट टेकन, तो इस वजह से बंदा क्या है, अनरजिस्टर्ड। दूसरा, भाई रजिस्ट्रेशन थी लेकिन डिपार्टमेंट ने किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया, आपको डी रजिस्टर कर दिया, ठीक है। तो दूसरा रीज़न अनरजिस्टर होने का क्या हो सकता है? डी रजिस्टर्ड, कि आपको डी रजिस्टर कर दिया, कि सेक्शन 29 है। तो अगर आपका पहला रीज़न है, पहले रीज़न के हिसाब से सोच के चलो कि भाई आप लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन को, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन को लायबल हो गए, आपको रिटर्न फाइलिंग करनी है, आपको अपना टैक्स भरना है, लेकिन आप नहीं भर रहे क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो। तो डिपार्टमेंट को जब पता चलेगा, डिपार्टमेंट को किसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली या डिपार्टमेंट ने आपके यहाँ पर आकर रेड लगाई, ठीक है, तो आप डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि भाई नहीं, इस बंदे की तो रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी थी लेकिन इसने नहीं करवाई। अब तो वो आपकी असेसमेंट करेंगे ना, अब तो वो आपसे आपका टैक्स रिकवर करेंगे ना, भाई कितना इसको अब तक टैक्स भरना चाहिए था और इसने नहीं भरा, वो रिकवर करेंगे ना। वो रिकवर करने के लिए जो टाइप ऑफ असेसमेंट वो करेंगे वो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब डिपार्टमेंट के पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड होते तो आप मंथली रिटर्न भर रहे होते पोर्टल के ऊपर, तो उनके पास कुछ डेटा होता, है ना। यहाँ पर उनके पास कोई भी डेटा नहीं है। वो जो डिपार्टमेंट का ऑफिसर है वो अपनी बेस्ट जजमेंट जो उसे लगेगी उसके हिसाब से वो असेसमेंट करेगा। उसे लगेगा कि नहीं भाई 1 करोड़ का टैक्स बनता है, मतलब ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि अंधाधुंधा आके कुछ भी 1 करोड़ बोल देगा, वो आके कुछ डॉक्यूमेंट्स वो आपसे लेगा आपके। बेशक आप रजिस्टर्ड नहीं हो, लेकिन फिर भी हो सकता है आप कुछ रजिस्टर तो बनाते हो ना अपने वहाँ पर, जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, या फिर आप जो सप्लाई कर रहे हो आपके यहाँ पर कुछ माल पड़ा हुआ होगा,
कुछ बिल्स आपने सामान खरीदा होगा तो बिल्स लिए होंगे, बेचा होगा तो भी बिल्स बनाए होंगे, मतलब कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो हुई होगी ना। या कच्चा ही आपने डॉक्यूमेंट किया होगा, 2 नंबर बोलते हैं जिसको, 2 नंबर में डॉक्यूमेंट किया होगा, लेकिन जब वो आके इंस्पेक्ट करेगा और उसको वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो वो उनके बेस पे अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से असेसमेंट करेगा, उसे बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और इस टाइप की अनरजिस्टर्ड पर्सन की जब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रही है तो वो हो रही है सेक्शन 63 में। ठीक है, तो अनरजिस्टर्ड आप 2 तरीके से हो सकते हो, एक तो वो 5 रीजन जहां पर आपकी अनरजिस्ट्रेशन वैलिड है, और उसके अलावा 2 वो रीजंस जहां पर आपकी जो अनरजिस्ट्रेशन है वो वैलिड नहीं है, आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए था लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं हो, और अब वो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहा है। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा, सर डी रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन क्यों करनी चाहिए थी? भाई डी रजिस्टर्ड करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपकी टर्नओवर नहीं है या कुछ भी। डी रजिस्टर्ड आपको करने के रीजंस बहुत सारे हैं जो सेक्शन 29 में लिखे हुए हैं, जहाँ पर आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो डिपार्टमेंट आपको डी रजिस्टर कर देता है। ठीक है, अब लेकिन आपसे टैक्स जरूर रिकवर करेगा, वो आपको डी रजिस्टर करके भी वो टैक्स जरूर रिकवर करेगा, और वो टैक्स जब रिकवर करेगा तो वो होगी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अगर आप सेक्शन 63 को देखोगे तो आपको ये 2 ही रीजंस दिए हुए हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 63 में। अच्छा, अगर आप रजिस्टर्ड हो, अब बारी है रजिस्टर्ड की। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो रजिस्टर्ड में होकर या तो आप भाई रिटर्न फाइल कर रहे हो, आप अच्छे टैक्स पेयर हो, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई और आप टाइमली रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो पहला वाला केस, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन तो करवाई लेकिन रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, डिफॉल्ट करते हो रिटर्न के अंदर, तो दूसरा केस है रिटर्न नॉट फाइल्ड। अब जब आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करी, डिपार्टमेंट के पास फिर वही, डिपार्टमेंट को अपनी जजमेंट ही लगानी पड़ेगी। भाई जब आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया कि भाई मेरी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, मैंने कितनी सेल करी है, अगर डिपार्टमेंट को आपने अपनी तरफ से कुछ बताया ही नहीं क्योंकि आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करी, तो डिपार्टमेंट फिर अपना दिमाग लगाएगा, और डिपार्टमेंट जब अपना दिमाग लगा के आपकी असेसमेंट करेगा तो उसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और ये वाली बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है सेक्शन 62 में, अनरजिस्टर्ड बंदे की होती है 63 में, रजिस्टर्ड की होती है 62 में। ठीक है, अच्छा, अब लेकिन आपने रिटर्न फाइल करी, आपने खुद अपने हिसाब से असेसमेंट करके, आपकी जितनी सेल थी आपने अपने हिसाब से जो भी वैल्यू सप्लाई देखी आपने अपने हिसाब से रेट लगाया और आपने टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स भर दिया, इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 59। और ये सबसे अनइम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, सेल्फ असेसमेंट। अगर आप सेक्शन 59 खोल के भी देखोगे ना, एक लाइन लिखी हुई है सिर्फ। ठीक है, अच्छा, काफ़ी बार क्या होता है कि भाई आपको डाउट है कि आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करी वो वैल्यू ठीक है या नहीं, या आप जो रेट लगा रहे हो अपने सप्लाई के ऊपर वो रेट सही है या नहीं, आपको कन्फ्यूजन है कि भाई 5% है या 12% है, 12% है या 18% है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एडवांस में जाके डिपार्टमेंट के पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास जाके आप उससे प्रोविजनली असेस करवा सकते हो। आप उसको कह सकते हो कि भाई देख, मुझे बता दे कि मेरा रेट क्या लगाऊं, मैं वैल्यू क्या लगाऊं, प्रोविजनली बता दे। वो बंदा आपको अपना कोई भी इवैल्यूएशन करके आपको बता देगा भाई 12% लगा ले। ठीक है, अब 12% आप प्रोविजनली लगाते जाओ, उसके बाद वो उस प्रोविजनल असेसमेंट को दोबारा से इवैल्यूएट करेगा और बाद में डिसाइड करेगा भाई फाइनल कितना है। एक बार के लिए आपका काम चल जाए इसलिए वो आपको एक ऑर्डर दे देगा जिसको बोलते हैं प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। ये ऑर्डर असेसी के रिक्वेस्ट पे प्रॉपर ऑफिसर देता है, इस ऑर्डर को बाद में फाइनल किया जाता है, उसको बोलते हैं फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो प्रोविजनली उसने ऑर्डर दिया ना कि भाई अभी फॉर द टाइम बिंग तू 12% लगा ले, इसको बोलते हैं प्रोविजनल असेसमेंट। इसका सेक्शन है सेक्शन 60। मेरे हिसाब से इस चैप्टर में ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और तीसरा स्क्रूटनी। अब आपने को रिटर्न फाइल करी, डिपार्टमेंट को लगता है आपने रिटर्न फाइल करी तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आपने सब सही इन्फॉर्मेशन दी होगी। आपने सेल्फ असेसमेंट करी, आपने गलत रेट लगा दिया, आपने सेल कम दिखाई, डिपार्टमेंट को लगता है नहीं जी आपकी सेल तो ज़्यादा है, कुछ किसी भी इन्फॉर्मेशन से डिपार्टमेंट को लगा कि आपकी सेल ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वो आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट, वो आपसे डिटेल्स मंगवाए और अब आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट करे, चेक करे कि जो आपने रिटर्न फाइल करी है वो सब ठीक से करी है या नहीं करी है। ये स्क्रूटनी असेसमेंट होती है सेक्शन 61 में। अगर कोई बंदा जब खुद रिटर्न फाइल कर रहा है, रजिस्टर्ड बंदा अपने हिसाब से असेस करके सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 59, उसे डाउट है, उसने डिपार्टमेंट से पहले जाके बात कर ली, भाई मेरे को इस चीज़ पे डाउट है, आप बता दो कितना रेट लगाऊं, वो होती है प्रोविजनल असेसमेंट। आपने रिटर्न फाइल अपने हिसाब से कर दी, डिपार्टमेंट को लगा कुछ गलती है, वो आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट कर सकता है।
आप रजिस्टर्ड हो, स्क्रूटनी असेसमेंट सेक्शन 61, आप रजिस्टर्ड हो, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 62, आप अनरजिस्टर्ड हो बट आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए था, या फिर आपकी टैक्स लाइबिलिटी कुछ है, तो अब डिपार्टमेंट फिर से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा सेक्शन 63 में। और एक अलग से एक असेसमेंट होती है जिसको बोलते हैं समरी असेसमेंट, वो होती है सेक्शन 64 में। अब सीक्वेंस में करेंगे, मैंने अलग अलग चार्ट्स बना रखे हैं। आप इस चार्ट को ये जो सेक्शन 64 समरी असेसमेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ तक एक बार ड्रॉ कर लो, इसके नीचे का स्पेस छोड़ देना, समरी असेसमेंट के कुछ नीचे मैंने चार्ट बनाया हुआ है इसके, उसके लिए स्पेस छोड़ देना, वो यहीं बना लेना। बाकी हर एक टाइप के असेसमेंट के अलग अलग शीट पे अलग अलग चार्ट हैं, वो भी खोल के मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। अमेंडमेंट इस टॉपिक में सेक्शन 62 के साथ में एक SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, डिपार्टमेंट ने निकाली है कि डिपार्टमेंट को कैसे काम करना है। बहुत ही आसान सा है, चार्ट मैंने बना रखा है, उसको देख के आपको समझ आ जाएगा, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बार बोल भी दूंगा। बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ठीक है, पढ़ लेते हैं, काम ही आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैं प्रोविजनल असेसमेंट पढ़ा रहा हूँ। सेल्फ असेसमेंट तो बहुत सिंपल है। सेल्फ असेसमेंट की भाई बंदे ने खुद अपना टैक्स लाइबिलिटी असेस करी और अपने हिसाब से रिटर्न भर दी, वो सेल्फ असेसमेंट। उसमें कोई भी प्रोसीजरल कुछ भी नहीं है। प्रोसीजरल आता है प्रोविजनल असेसमेंट में सेक्शन 6060। अच्छा, असेसी को डाउट था, असेसी इज अनएबल टू डिटरमाइन वैल्यू या फिर रेट। इसमें सिर्फ वैल्यू या रेट की बात है। अगर आप वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए डिटरमाइन नहीं कर पा रहे या फिर आप रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो आप प्रॉपर ऑफिसर को एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर आप बता दो, आप प्रोविजनली पहले ही असेस करके हमें बता दो कि भाई मैं कितनी वैल्यू लूँ या फिर कितना रेट लगाऊं। तो आपने प्रॉपर ऑफिसर को रिक्वेस्ट दी। अब आपकी रिक्वेस्ट रिसीव होने के विद इन 90 डेज प्रॉपर ऑफिसर आपको प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास कर देगा। वो आपको बता देगा कि भाई इतना रेट लगा लो। मैंने अपने इस चार्ट में एग्जांपल 10% का, केस ए 10% जब उसने बताया, केस बी 20% जब उसने बताया, ठीक है। तो आपने रिक्वेस्ट थी प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर की कि सर मैं अपना रेट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा। प्रॉपर ऑफिसर ने आपको विद इन 90 डेज प्रोविजनल ऑर्डर पास कर दिया और आपको बता दिया कि कितना रेट आप लगाओ। ये जो प्रोविजनल ऑर्डर उसने पास करा उसका फॉर्म नंबर है GST ASMT मतलब असेसमेंट का शॉर्ट 04, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर ने फॉर द टाइम बिंग आपको प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर दे दिया। अब उसका काम खत्म नहीं हुआ, अब वो बैक एंड पे अपने लेवल पे क्या करेगा, अपने लेवल पे वो इस आपके केस को दोबारा से इवैल्यूएट करेगा और देखेगा कि जो उसने प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया था, क्या उसमें जो उसने रेट दिया था क्या वही रेट लगना चाहिए या फिर कुछ वेरिएशन है, ठीक है। तो अब ये फाइनल ऑर्डर पास करने के लिए उसके पास 6 मंथ्स का टाइम है। विद इन 6 मंथ्स, जिस दिन उसने प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास करा, उसके विद इन 6 मंथ्स उसे एक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना है, जिसमें हो सकता है कि वो वही रेट जो उसने पहले प्रोविजनल में बताया था वही रेट दोबारा बोल दे या फिर कुछ चेंज करके बोल दे, ठीक है। विद इन 6 मंथ्स उसको फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना है। इस 6 मंथ्स की लिमिट को बाय 6 मंथ्स एक्सटेंड किया जा सकता है अगर जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर का अप्रूवल हो, और फर्दर 4 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है अगर कमिश्नर का अप्रूवल हो। तो टोटल कितने, 5 साल हो गए, टोटल 5 ईयर्स। तो मतलब प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने के विद इन 5 ईयर्स प्रॉपर ऑफिसर अपना फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। पहले 6 मंथ तो सीधे उसके पास हैं, उसके बाद 6 मंथ्स अगर उसको और चाहिए तो एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल ले ले, उसके फर्दर उसको 4 साल और चाहिए तो प्रॉपर ऑफिसर का कमिश्नर का अप्रूवल, और उतने टाइम पीरियड में 6 महीने या फिर 5 साल के अंदर वो अपना फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करे। और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने का फॉर्म कौन सा है, GST ASMT 07, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट दी, उसने प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया ASMT 04 विद इन 90 डेज। उसके 6 महीने में या 5 साल जो भी टाइम पीरियड एक्सटेंड करवा के उसके अंदर उसने फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया विद इन फॉर्म ASMT 07, ठीक है। अच्छा, अब उसने ओरिजिनली, पहला केस लो, उसने ओरिजिनली जो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर दिया था उसमें उसने बताया था भाई रेट 10% है, आप 10% के हिसाब से काम कर लो, एसएससी साहब 10% लगाओ। फिर उसका जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया तो उसने वो रेट बढ़ाकर 20% कर दिया। उसने बोला नहीं जी 10 आपने गलत लगाया था, मैंने जो आपको 10 बताया था वो गलत था, 20 लगाएंगे। जो पुराने इनवॉइसेस पे जिन पे आपने 10 लगा रखा है उन पे भी 20 करो।
तो भाई 10% के हिसाब से तो एसएससी पे कर चुका। अब जो डिफरेंशियल अमाउंट है, जो 10% का डिफरेंशियल अमाउंट है, वो डिफरेंस अब पेबल होगा विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50, हाँ अंडर सेक्शन 50, ठीक है। तो अगर उसने प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर दिया 10% का, फाइनल दिया 20% का, जो जितना भी डिफरेंस है एसएससी के बिहाफ पे वो पे कर देगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अगर उसने 10 का 10 ही रख दिया तो भाई कुछ पेएबल नहीं है। अगर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर था 20% का, उसमें रेट डिसाइड हुआ था 20%, और बाद में फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में प्रॉपर ऑफिसर ने वो 10% कर दिया, तो फिर जो डिफरेंस है वो डिपार्टमेंट अब एसएससी को रिफंड करेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 56। और अगर वो 20 का 20 ही रखा तो भाई नथिंग पेएबल, नथिंग रिफंडेबल, बात खत्म। बस फाइनल असेसमेंट एक ऑर्डर आ जाएगा आपके पास जीएसटी एसएमटी 07 में। तो प्रोविजनल असेसमेंट की प्रोसेस क्या है? प्रोविजनल असेसमेंट क्यों करवाता है एसएससी? जब उसको डाउट है कि भाई वैल्यू कितनी है या रेट कितना है, दो ही चीज़ों का, वो चाहता है भाई मैं गुड साइड पे ही रहूँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं अपने हिसाब से लगा दूं, बाद में डिपार्टमेंट को लगे कि जी इसने तो धोखाधड़ी कर दी, वो मेरे खिलाफ फिर एक्शन लेना शुरू कर दे। एक्शन कौन से सेक्शन में ले सकते हैं? 73, 74 में। तो उसने सोचा कि भाई इसकी बजाय मैं पहले ही जाके पूछ लेता हूँ। पहले ही जाके उसने पूछ लिया, प्रॉपर ऑफिसर ने उसको विद इन 90 डेज उसकी रिक्वेस्ट के एक प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया 04 फॉर्म में, और उसके पास करने के मैक्सिमम विद इन 5 ईयर्स उसे फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना है। 5 ईयर्स कैसे भाई? 6 महीने तो उसके पास सीधे सीधे हैं, 6 महीने उसे और एक्सटेंड करवाना है तो एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर का परमिशन ले ले, उसके ऊपर 4 साल और करवाना है तो कमिश्नर का वो ले ले, परमिशन ले ले, और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर उसने पास करना है और वो फॉर्म 07 में पास करना है। अब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर अगर उसने वही रेट पास कर दिया वापस, 10% था 10 ही पास कर दिया तो बात खत्म, 20 था 20 ही पास कर दिया तो बात खत्म। लेकिन 10 था प्रोविजनल में, 20 था फाइनल में, तो जितना 10% का डिफरेंस जो एक्स्ट्रा है वो एसएससी अब पे करेगा डिपार्टमेंट को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और अगर उल्टा हो गया, 20% पहले बोला था, अब उसने 10% बोल दिया, तो जितना डिफरेंस है वो डिपार्टमेंट रिफंड करेगा एसएससी को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ये है प्रोविजनल असेसमेंट का पूरा प्रोसेस। इस चार्ट को ड्रॉ कर लो, इसमें सारी टाइम लिमिट आ गई। हो सकता है इसमें से कहीं ना कहीं कोई एमसीक्यू बन जाए और क्वेश्चन भी बन सकता है 4 नंबर का, ठीक है। तो इसको आप ड्रॉ कर लो। इसका सेक्शन 60 है और फॉर्म नंबर मैंने लिख दिए जो इंपॉर्टेंट है। बस प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर का फॉर्म 04 और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर का फॉर्म 07। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट सबसे पहले 59, प्रोविजनल असेसमेंट उसके बाद सेक्शन 60, उसके बाद क्या था हमारा अगला सेक्शन 61 स्क्रूटनी असेसमेंट। अभी तक हम उन लोगों की बात कर रहे हैं भाई जो रजिस्टर्ड हैं और अपनी रिटर्न खुद ही भर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट खुद सेल्फ असेस करके रिटर्न भर रहा है। प्रोविजनल असेसमेंट पहले ही डिपार्टमेंट से पूछ के फिर उन्होंने जो बताया उस हिसाब से रिटर्न भर रहा है। स्क्रूटनी असेसमेंट में उसने अपने हिसाब से रिटर्न भरी, लेकिन डिपार्टमेंट को कोई डिस्क्रिपेंसी मिल गई तो डिपार्टमेंट अब आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, ये आपका सेक्शन 61 का चार्ट है, छोटा सा ही है भाई। एसएससी ने रिटर्न भरी, डिपार्टमेंट ने उसकी स्क्रूटनी करी, डिपार्टमेंट ने चेक करी। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने रिटर्न भर दी और डिपार्टमेंट ने कहा जी चलो रिटर्न भर दी हम खुश हैं। डिपार्टमेंट चेक तो करेगा ना, 100% रिटर्न्स को चेक नहीं करता, बट सैंपल कुछ रिटर्न्स को उठा के तो चेक करता है। उसमें से उसने जब वो स्क्रूटनी करी तो उसे मिली बहुत सारी या कुछ डिस्क्रिपेंसीज। जब जैसे ही उसे डिस्क्रिपेंसी मिली वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा। एसएससी से वो पूछेगा भाई मुझे ये गलत लग रहा है, तूने रेट गलत लगाया है, तूने ये रेट किस हिसाब से लगाया, जवाब दे। वो जो एक्सप्लेनेशन मांगने का जो वो नोटिस भेजेगा वो फॉर्म नंबर है ASMT 10। अब वो नोटिस जब एसएससी के पास आया, एसएससी उसका रिप्लाई करेगा। वो रिप्लाई किस फॉर्म में करेगा? ASMT 11 में। और रिप्लाई कितने दिन में करना है? विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज एसएससी उस नोटिस का जो कि GST ASMT 10 में आया था उसका रिप्लाई करेगा। किस नोटिस, किस फॉर्म में? ASMT 11 में। अब या तो एसएससी रिप्लाई करेगा, एक्सप्लेनेशन दे देगा, या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। अगर उसने एक्सप्लेनेशन दी और वो एक्सप्लेनेशन डिपार्टमेंट को सेटिस्फैक्ट्री लगी तो बात खत्म, आगे कोई प्रोसीडिंग होगी नहीं, उसका केस वहीं क्लोज कर दिया जाएगा। जो उसने भरा था वही डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन डिपार्टमेंट को अनसेटिस्फैक्ट्री लगी तो क्या होगा? उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। क्या एक्शन लिया जाएगा? नीचे है। दूसरा केस, उसने एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करी,
एक्सप्लेनेशन तो कोई प्रोवाइड नहीं करी, लेकिन जो नोटिस में जो बातें लिखी हुई थी ना भाई ये गलती लग रही है, एसएससी को लगा हाँ यार मुझसे गलती सही में हो गई, तो उसने क्या करा, उसने अपनी उस डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट कर दिया उसके बेस पर। ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिपार्टमेंट अब कंसीडर कर सकता है कि भाई इसके अगेंस्ट अब कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है, सेक्शन 73 या 74 में। ऐसा भी तो हो सकता है बंदे ने जानबूझ के गलत भर दिया हो, उसने सोचा कि यार कहाँ कुछ कोई सैम्पलिंग कुछ चेक करते हैं, वो मान लो मेरी रिटर्न नहीं आई उनके सैंपल में तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन जैसे इसके पास नोटिस आ गई तो फिर आ गया यार मैं तो पकड़ा जाऊंगा अगर मैंने लड़ाई करी, तो इसको पता था मैंने गलती कर रखी है, तो इसने क्या करा, इसने चुपचाप अपना डिस्क्रिपेंसी करेक्ट कर। लेकिन डिपार्टमेंट तो पकड़ेगा ना बा के भाई तूने तूने हमारे साथ धोखा करने की कोशिश करी थी, वो तो पकड़ा गया तो अब की बार, हो सकता है पिछले इतने सालों से तू नहीं भी पकड़ा जा रहा था, है ना। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट कंसीडर कर सकता है कि उसके खिलाफ कोई और डिमांड या रिकवरी का एक्शन ले सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में। ठीक है, दूसरा केस एक्सप्लेनेशन ना प्रोवाइड करने का, ना तो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी ना डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट करा, उसने कहा बाढ़ में जाए, नहीं चाहिए, नोटिस आ गया ना, जाकर अपनी जेब में रख लिया, नहीं करता जी रिप्लाई में। तो ये जो बीच वाले दो केसेज हैं जहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी अनसेटिस्फैक्ट्री या फिर एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं और जो डिस्क्रिपेंसी थी वो भी करेक्ट नहीं करी, ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपके खिलाफ दो कैटेगरीज ऑफ एक्शन ले सकता है। पहला कैटेगरी ऑफ एक्शन तो क्या कि डिपार्टमेंट अब आपकी ऑडिट करेगा। अभी तक डिपार्टमेंट ने आपके सिर्फ रिटर्न को देखा, जो आपने जीएसटीआर 1, 2 और 3 भरे थे उनको देखा और उनके बेस पर डिपार्टमेंट को कुछ गड़बड़ लगी और डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दिया और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी। अब अगर आपकी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं थी तो हो सकता है डिपार्टमेंट अब आपसे सारे कागजात ही मंगवा ले, डिपार्टमेंट आपको बोले कि भाई सारे इनवॉइस लेके आ जा, परचेज के भी सेल के भी, सारे ई वे बिल लेकर आ जा। ठीक है, तो ऐसे केस में वो आपकी जीएसटी ऑडिट, जीएसटी डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट करेगा। या फिर डिपार्टमेंट को लगा कि यार इसका बिजनेस तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, डिपार्टमेंट बोल सकता है कि यार किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, हम बता रहे हैं इस चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाके ऑडिट करवा के ला, हम तब मानेंगे भाई तेरी रिटर्न ठीक है। तो अब जो दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सारी चीज़ें चेक करके, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके फिर उस रिटर्न को अप्रूव करेगा ना, तो एक तरह से डिपार्टमेंट की तरफ से वो सारी वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी कि भाई हाँ इसने जो रिटर्न फाइल करी है वो ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ निकलेगी तो ऑब्वियसली फिर उसके अगेंस्ट और एक्शन लिया जाएगा। तो डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकता है, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिली उसे तो या तो जीएसटी ऑडिट, या तो डिपार्टमेंट खुद आके, जीएसटी डिपार्टमेंट के लोग आके खुद ऑडिट कर लें, या फिर किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करवा लें। तीसरा, अगले के दुकान पर पहुंच जाएं, सर्च सीजर कर लें, इंस्पेक्शन कर लें, ठीक है, रेड मार दें और सीज करके डॉक्यूमेंट्स को लेंगे। ठीक है, ये तीन एक्शन, ये कैटेगरी 1 है। अगर आपके रिप्लाई से डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं है या फिर आपने रिप्लाई ही नहीं दिया और करेक्शन भी नहीं करी तो डिपार्टमेंट आपकी जीएसटी ऑडिट करवा सकता है, आपकी स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, या फिर आपकी इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर कर सकता है। इन तीनों सेक्शंस का अलग चैप्टर है, एक उसी चैप्टर में करेंगे। एक्शन करने की दूसरी कैटेगरी क्या है, सेक्शन 73 या 74 डिमांड एंड रिकवरी के दो सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों सेक्शन, इनमें से तो क्वेश्चन आ ही जाता है, इनका भी अलग से चैप्टर है उसमें रिवाइज करेंगे। ठीक है, इन दो सेक्शंस में भी वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक बार रिवाइज फिर से बोल देता हूँ, आपने रिटर्न भरी, डिपार्टमेंट को रिटर्न के बेस पर लगा भाई कुछ गड़बड़ है, उन्होंने आपको नोटिस भेजा ASMT 10 में, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है विदिन 30 डेज ASMT 11 में, या तो आपने एक्सप्लेनेशन दी या नहीं दी। नहीं देने के दो रीज़न कौन से हो सकते हैं भाई, आपको जैसी नोटिस आया आपने करेक्शन ही कर दी, अगर आपने करेक्शन कर दी तो डिपार्टमेंट कंसीडर कर सकता है आपके अगेंस्ट 73 या 74 का एक्शन ले या ना ले। अगर आपने करेक्शन नहीं करी तो फिर वो आपके अगेंस्ट दो कैटेगरी ऑफ एक्शंस ले सकता है। सेम, अगर आपने एक्सप्लेनेशन दी तो या तो आपकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री थी तो बात खत्म, अगर आपकी एक्सप्लेनेशन अनसेटिस्फैक्ट्री थी तो भी आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंट दो कैटेगरी ऑफ एक्शंस ले सकता है। कौन कौन से दो कैटेगरी, पहली कैटेगरी जीएसटी ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, और दूसरी कैटेगरी सेक्शन 73 में डिमांड या सेक्शन 74 में डिमांड। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है फिर 65, 66 और 67, ये नीचे वाले, ये वाले, इनको हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे और ये 73, 74 भी अलग चैप्टर में रिवाइज करेंगे। अभी आपको सिर्फ इस चार्ट को अपने दिमाग में सेट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 61। अब बारी है सेक्शन 62 की, इसमें अमेंडमेंट है।
सॉरी, इसमें अमेंडमेंट है। सेक्शन 62 क्या था कि भाई आप रजिस्टर्ड पर्सन हो लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो अब डिपार्टमेंट अपने लेवल पे क्या क्या काम कर रहा है वो बैकग्राउंड है, ठीक है, और डिपार्टमेंट आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा, वो इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो एक जनरलाइज सिस्टम अब डिपार्टमेंट ने इस्टेब्लिश कर लिया है कि भाई जो भी रिटर्न की ड्यू डेट है, मान लो 20th ऑफ एवरी मंथ इज द ड्यू डेट, तो उससे 3 दिन पहले सभी रजिस्टर्ड पर्सन्स को एक सिस्टम जनरेटेड अलर्ट जाएगा कि भाई 3 दिन बाद आपकी रिटर्न ड्यू है तो आप भर देना, ठीक है। अब जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आई, या तो आपने रिटर्न फाइल कर दी तो बात खत्म, फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता, फिर तो बात वहाँ जाएगी, भाई स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के में कोई डिस्क्रिपेंसी मिलेगी, फिर डिस्क्रिपेंसी का आप रिप्लाई करोगे, वहाँ बात जाएगी। लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं करी। अब रिटर्न फाइल अगर ड्यू डेट पे आपने नहीं करी तो विद इन 5 डेज आपके पास एक रिमाइंडर, जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी उनके पास एक रिमाइंडर और आएगा सिस्टम जनरेटेड। ये रिमाइंडर और आएगा कि भाई आपकी ड्यू डेट निकल चुकी है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप रिटर्न फाइल कर दो। आपने फिर भी नहीं करी तो आफ्टर 5 डेज अब आपको वो नोटिस देंगे। अभी तक वो रिमाइंडर दे रहे थे कि भाई रिटर्न फाइल कर दे, अब आएगा नोटिस। नोटिस कौन से फॉर्म में? GSTR 3A सेक्शन 46 का नोटिस आएगा कि भाई रिटर्न फाइल कर दो, रिटर्न फाइल कर दो विद इन 15 डेज। 15 दिन का और टाइम दे दिया, वैसे तो ड्यू डेट तक कर देनी चाहिए थी, 5 दिन तक फिर भी उन्होंने वेट करा और विद इन 5 डेज उन्होंने एक बार और रिमाइंड करा, आपने फिर भी रिटर्न फाइल नहीं करी। अब वो 5 दिन के बाद आपको एक नोटिस देंगे, नोटिस सेक्शन 46 का, और बोलेंगे भाई 15 दिन में अब रिटर्न फाइल करते हैं। आपने रिटर्न फाइल कर दी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं होगी, स्क्रूटनी, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बात स्क्रूटनी में जाएगी। लेकिन आपने अभी भी रिटर्न नहीं फाइल करी, आपने बोला भाई मैं तो नहीं करता, आप जिद्दी हो, आपने रिटर्न नहीं फाइल करी। अब वो क्या करेगा, अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, अब वो बार बार वेट नहीं करेगा। उसने आपको एक बार बोल, 2 बार, इतनी बार इंटीमेशन दे दिया आपने उसको, उसने आपको 2 बार तो आपको रिमाइंडर दे दिया, तीसरी बार आपको नोटिस दे दिया, अभी तक अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी तो अब वो क्या करेगा, अब वो सीधा आपका ऑर्डर पास करेगा। अब वो सीधा आपको ऑर्डर बना के देगा, भाई इतनी तेरी टैक्स लायबिलिटी है भरते। ये ऑर्डर वो किस में देगा? फॉर्म नंबर GST ASMT 13। इस फॉर्म नंबर में वो आपको ऑर्डर पास कर देगा कि भाई इतनी तेरी टैक्स लायबिलिटी है भरते, ठीक है। इसके ये ऑर्डर, अब जैसे ही आपको ये ऑर्डर मिला उसके विद इन 30 डेज अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हो, अगर उसके विद इन 30 डेज आप रिटर्न फाइल कर देते हो और साथ में इंटरेस्ट और लेट फी भी फाइल कर देते हो, तो वो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर था वो विड्रॉन मान लिया जाएगा। वो जो लाइबिलिटी उसने बना के दी थी अब वो कंसीडर नहीं की जाएगी, जो आपने रिटर्न में भर के दी है वो कंसीडर की जाएगी। मान लो आपकी एक्चुअल रिटर्न में लाइबिलिटी तो होनी चाहिए थी 1 करोड़ की, उसने बेस्ट जजमेंट करी, उसने 3 करोड़ की बना के भेज दी। अब आप तो घबरा गए, तो आप क्या करोगे? आपने रिटर्न फाइल कर दीजिए, मेरी तो 1 करोड़ है, पता नहीं मैं तो मेरे घर में कुछ हो गया था इसलिए मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा था, आपका नोटिस मुझे मिला ही नहीं, बड़ी कन्फ्यूजन सी हो गई, मैं तो इस चक्कर में करने का। आपने बहाने बना के आपने रिटर्न फाइल कर दीजिए, 1 करोड़ है, साथ में आपने लेट फी भी जो थी, इंटरेस्ट भी था, सब कुछ भर दिया। तो अब वो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर जो था 3 करोड़ वाला वो विड्रॉ हो जाएगा, अब बात 1 करोड़ पे होगी। अब वो बंदा क्या करेगा, डिपार्टमेंट वाला, वो आपकी उस 1 करोड़ की रिटर्न को लेकर उसके ऊपर स्क्रूटनी कर सकता है। उसने जो बेस्ट जजमेंट करी वो कंपेयर करके आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है अंडर स्क्रूटनी वाला सेक्शन, ठीक है। लेकिन अब वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं कर सकता, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला जो ऑर्डर था वो उसका विड्रॉ हो चुका है, उसके ऊपर अब और कोई बात नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या मान लो आपने, अब कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अगस्त की रिटर्न जाएगी सितंबर में, 28 सितंबर को, आपने वो रिटर्न नहीं भरी, तो डिपार्टमेंट कब तक, कितने सालों तक आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर कर सकता है? क्या 20 साल बाद डिपार्टमेंट को याद आया कि इसने 20 साल पहले रिटर्न नहीं भरी थी, तो क्या वो आपकी असेसमेंट कर सकता है? अब नहीं। टाइम लिमिट बना दी सरकार ने डिपार्टमेंट के लिए भी, भाई ये थोड़ी ना डिपार्टमेंट वाले वेले थोड़ी ना बैठे रहेंगे, भाई जब उनका दिल करा तब उठा के शुरू हो जाएंगे वो। टाइम लिमिट कितनी बनाई गई? 5 ईयर्स, नीचे लिखा हुआ है, विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। देखो अभी चल रहा है अगस्त 2020, ठीक है,
अगस्त की रिटर्न जाएगी 28 सितंबर को, 28 सितंबर 2020। ठीक है, साल कौन सा है? 2020-21, है ना। इसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है? एनुअल रिटर्न की क्या ड्यू डेट होती है? जो नेक्स्ट ईयर है उसकी दिसंबर, 31 दिसंबर। तो ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 2021, है ना। अब 31 दिसंबर 2021 से 5 साल, मतलब कि 31 दिसंबर 2026 तक डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। अगर 31 दिसंबर 2026 निकल गया, अब वो आपके अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं कर सकता। मान लिया जाएगा आपने रिटर्न नहीं फाइल करी तो नहीं करी, अब बच गया। ठीक है, कब तक पास कर सकता है? विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एक्चुअल डेट नहीं, ड्यू डेट। हो सकता है कि आपने एनुअल रिटर्न, भाई 31/12 ड्यू डेट है, आपने 30 सितंबर को कर दी हो, आपने पहले ही कर दी एनुअल रिटर्न फाइल। ठीक है, तो उसके 5 साल नहीं, या फिर आपने 31/12 के बाद करी, मान लो 31 जनवरी को करी 2022 को, तो उसके 5 साल नहीं। जो ड्यू डेट थी एनुअल रिटर्न की, वो ड्यू डेट से 5 साल में डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर इन फॉर्म ASMT 13 पास कर सकता है अंडर सेक्शन 62। अमेंडमेंट क्या हुई है? अमेंडमेंट ना, ये जो प्रोसेस है ना कि भाई 3 दिन पहले सिस्टम जनरेटेड मेल आएगा, फिर विद इन 5 डेज एक और मेल आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसके बाद नोटिस आएगा, ये चीज़ें बताई हैं। और ये चीज़ें हमको नहीं बताई, चीज़ें डिपार्टमेंट को बताई हैं। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेकर आए हैं, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिपार्टमेंट को कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, 3 दिन पहले सिस्टम जनरेटेड मेल, ड्यू डेट पर आपने या तो रिटर्न फाइल करी होगी या नहीं करी होगी। फाइल कर दी तो भाई ठीक है, नहीं करी तो आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड क्या करेंगे? विद इन 5 डेज आपके पास एक और रिमाइंडर आएगा। जैसे ही 5 दिन हो जाएंगे आपके पास नोटिस आएगा कि भाई 15 दिन में रिटर्न फाइल कर दे। 15 दिन में आपने रिटर्न फाइल कर दी तो ठीक है, रिटर्न फाइल नहीं करी तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर कब तक पास कर सकते हैं? ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। जिस मंथ की रिटर्न आपने नहीं भरी, वो मंथ जिस साल में आ रहा है, उस साल की एनुअल रिटर्न जब तक आप भर सकते हो, ड्यू डेट जो है उसके 5 साल। ठीक है, और जैसे ही आपके पास बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आपके पास आया, अगर आप विद इन 30 डेज अपनी रिटर्न जाके फाइल कर दो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और लेट फी, और कोई पेनल्टी है तो वो सब लगा के जब आप भर दोगे, तो वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर जो है वो विड्रॉ मान लिया जाएगा। और अब आपकी असेसमेंट जो होगी वो आपकी उस रिटर्न के बेस पर होगी। ठीक है, ये था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 62। अब बारी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की उन लोगों की जो कि अनरजिस्टर्ड हैं। ऐसे भी तो लोग हैं ना भाई, अभी तो हमने जो केस पढ़ा वो तो हमने उनका पढ़ा कि आप रजिस्टर्ड हो और आपने रिटर्न नहीं फाइल करी। अब बारी उन लोगों की है जो अनरजिस्टर्ड हैं और ऑब्वियसली मतलब वो लायबल थे रिटर्न फाइल करने के, लायबल थे रजिस्ट्रेशन के, बट अनरजिस्टर्ड हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं। ऐसे केस में क्या करेगा? ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर ऐसे टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। OOBH बोल देते हैं शॉर्ट में, मैंने पूरा ही लिख दिया, तो OOBH लिख लेना। वो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि भाई हमारे हिसाब से तो तेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था और रिटर्न भी भरनी चाहिए थी, तूने तो रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं। जवाब दे कि तू क्यों लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के, या फिर तूने क्यों रजिस्ट्रेशन करवा के रिटर्न नहीं भरी। ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वो देगा। वो अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रिप्लाई करा, भाई या तो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री था, प्रॉपर ऑफिसर मान गया तो भाई ठीक है, बात खत्म, या फिर रिप्लाई अनसेटिस्फैक्ट्री था। अब रिप्लाई अगर अनसेटिस्फैक्ट्री था तो प्रॉपर ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा सेक्शन 63 के हिसाब से। ठीक है, वो क्या करेगा? वो कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेगा, वो उसके वहाँ इंस्पेक्शन कर सकता है, जाके वो वहाँ रेड कर सकता है, उससे परचेज के, सेल के सारे इन्वॉइसेस मांग सकता है, बैंक स्टेटमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके वो अपने हिसाब से असेसमेंट कर सकता है कि हाँ भाई इसकी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। ठीक है, और ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करने का भी टाइम लिमिट सेम ही है, विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। बट मेरा सवाल ये है कि भाई अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो तो रिटर्न ड्यू डेट क्या, वो तो रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा ना, तो कौन सी ड्यू डेट ऑफ एनुअल? तो इसको क्लियर उन्होंने एक्सप्लेनेशन देकर किया। उन्होंने बोला कि भाई मान लीजिए अभी अगस्त ही चल रहा है, तो अगस्त का एग्जांपल ले लेते हैं। अगस्त 2020 आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी, है ना।
आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए था, लेकिन आप हो अनरजिस्टर्ड। तो अगर आप रजिस्टर्ड होते तो आप ये रिटर्न फाइल करते 20 सितंबर को, है ना, 20 सितंबर 2020 को, और ये साल 2020-21 है, तो इसकी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न क्या होती? 31 दिसंबर 2021, है ना। अगर आप रजिस्टर्ड होते, जो कि आपको होना चाहिए था, तो आप इन डेट्स के हिसाब से काम करते, है ना। तो आपकी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न होती 31 दिसंबर 2021। हम मानेंगे कि यही आपकी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न थी, और इसके विद इन 5 ईयर्स हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकते। ये रिटर्न एक्चुअल में फाइल नहीं हुई, ये एनुअल रिटर्न भी एक्चुअल में फाइल नहीं होगी, क्योंकि वो बंदा अनरजिस्टर्ड है। लेकिन हम मान लेंगे कि अगर आप रजिस्टर्ड होते तो आप रिटर्न फाइल करते, और आपकी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ये होती, और उसके अब वो जो ड्यू डेट होती ना, उसके विद इन 5 ईयर्स हम लोग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकते हैं अंडर 63। ठीक है, तो फर्क समझ आ गया 62 की बेस्ट जजमेंट में और 63 की बेस्ट जजमेंट में। 62 की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कौन सी है? कि आप रजिस्टर्ड हो और आपने रिटर्न नहीं फाइल करा, और 63 की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कौन सी है? कि आप अनरजिस्टर्ड हो, आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए था लेकिन आप अनरजिस्टर्ड हो। ठीक है, क्या समझ आ गया? अब अपना कौन सा सेक्शन रह गया? सेक्शन 63, सॉरी सेक्शन 64। सेक्शन 64 मैंने इस मेन जो शीट थी ना, इसी के अंदर बनाया हुआ। सेक्शन, ठीक है, 64। सेक्शन 64 क्या है? समरी असेसमेंट, इसको और भी क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव असेसमेंट भी बोलते हैं। अब प्रॉपर ऑफिसर को ये लगता है कि यार मुझे, एक कोई टैक्सेबल पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन वो भी हो सकता है कि जो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है, लायबल था रजिस्ट्रेशन के लिए, नहीं करवाई रजिस्ट्रेशन तो अनरजिस्टर्ड है। प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भाई मुझे फलानी पार्टी का वेट नहीं करना चाहिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का, या मुझे वेट नहीं करना चाहिए कि वो रिटर्न फाइल करे फिर मैं स्क्रूटनी करूँ, मुझे अभी के अभी एक असेसमेंट कर देनी चाहिए इसकी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये भाग ना जाए। ये काम कर रहा है और मुझे डाउटफुल सा लग रहा है कि यार रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले ना ये बंदा भाग जाएगा देश छोड़ के। ठीक है, उसके बाद रिटर्न फाइल करे ना करे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर भी लूंगा तो पैसा कहाँ से लूंगा उससे? समझ रहे हो? तो रेवेन्यू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बंदे ने एडवांस में पहले ही एक समरी असेसमेंट कर दी। प्रोटेक्टिव असेसमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेवेन्यू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सरकार का जो रेवेन्यू आना है ना, उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एडवांस में ही एक असेसमेंट करके ऑर्डर पास कर रहे हैं, ताकि पहले ही एक ऑर्डर जब उसको मिल जाता है ना, ऑर्डर के बाद फिर और डिमांड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, तो उस बंदे को आप वहीं रोक लोगे। लेकिन अगर आपने वेट करा कि चल फाइल कर देगा, और लेकिन आपके मन में डाउट है कि भाग सकता है, और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो भाग जाएगा वो, तो फिर क्या कर लोगे? कर लो बाय जजमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है कि भाई मुझे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है रेवेन्यू के, तो वो समरी असेसमेंट कर सकता है, प्रोटेक्टिव असेसमेंट कर सकता है, और एक ऑर्डर अपने ही लेवल पे बना के पास कर सकता है, जो कि ASMT 16 फॉर्म में वो पास करेगा। लेकिन इस ऑर्डर को पास करने से पहले उसे या तो एडिशनल कमिश्नर या फिर जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसे तो फिर कोई भी प्रॉपर ऑफिसर्स जो होते हैं ना, आपका GST ऑफिसर जो है, उनके टारगेट्स फिक्स होते हैं। ठीक है, उनको टारगेट दिए जाते हैं, भाई इतना रेवेन्यू आपको कलेक्ट करके देना है। तो ये लोग फिर तो, अगर इनको अप्रूवल के बिना ही आप अलाउ कर दो, तो ये तो फिर किसी के अगेंस्ट भी समरी असेसमेंट हर महीने पहले ही समरी असेसमेंट ही पास कर दिया करेंगे, है ना। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं करा। उन्होंने बोला भाई पहले अपने सीनियर से परमिशन ले ले। कोई रीजनेबल डाउट है, अगर लग रहा है कि भाई हाँ ये बंदा नुकसान कर सकता है, तो ही फिर ये असेसमेंट करेंगे। सारे टैक्स पेयर चोर नहीं है, ये कोई 100 में से कोई एक बंदा ऐसा, 100 में से क्या 1000 में से कोई एक बंदा ऐसा होता है जो ऐसा कर सकता है। बाकी सब ईमानदार हैं। हाँ, टैक्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न तो भरेंगे अगर रजिस्टर करवा रखा है, और रजिस्ट्रेशन भी करवा ही लेते हैं। कोई होता है जो अपने आप को बड़ा डॉन समझता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसी असेसमेंट करने के लिए आपको परमिशन पहले अपने बॉस से, बॉस कौन कौन से हैं, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकते हो इन फॉर्म ASMT 16। ठीक है, अब आपने ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन आपको टैक्सेबल पर्सन पता नहीं चल पा रहा। कैसे पता नहीं चल पा रहा सर?
आपने जो माल पकड़ा, आपने रेड मारी मान लो कहीं पे, या फिर आपने रास्ते में एक ट्रक में सामान जा रहा था, आपने उस ट्रक को रोका और उसके बाद आपको लगा, आपको नीड अराइज हुई कि भाई नहीं, समरी असेसमेंट कर देनी चाहिए इसकी, लेकिन अब वो ट्रांसपोर्ट वाला ही है, आपको वो टैक्सेबल पर्सन जो था जिसका वो माल लेकर जा रहा है, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते, आप उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे, वो अनअसर्टेनेबल है या नॉट असर्टेनेबल है। तो आप किसको मानोगे टैक्सेबल पर्सन? जिसके पास वो गुड्स हैं, जो पर्सन इंचार्ज है। भाई खुद सोचो, ट्रांसपोर्ट वाला किसी का माल लेकर जा रहा है तो उसे पता तो होगा ना भाई ये बंदा कौन है, ये बंदा कहाँ रहता है, इस बंदे से मैंने कहाँ से सामान उठाया। उसके पास बहुत सारी डिटेल होंगी लेकिन नहीं बता पा रहा वो, या नहीं बताना चाह रहा, जो भी रीज़न है, तो हम उस ट्रांसपोर्ट वाले को ही, उस पर्सन इंचार्ज को ही टैक्सेबल पर्सन मान लेंगे और वो असेसमेंट ऑर्डर जो है ना समरी प्रोटेक्टिव, वो उसी को दे देंगे, उसी की लाइबिलिटी बना देंगे। भाई देखो, अगर उसका खुद का माल हुआ तो हमने सही बंदा पकड़ लिया, अगर उसका खुद का माल नहीं है तो अगला क्या करेगा? वो जो माल उसके पास से बेच के दे देगा पैसे, कहेगा भाई मेरा माल नहीं है, रख लो माल ही रख लो अपने पास। कन्फिस्केशन का भी एक सेक्शन है, सीजर का भी एक सेक्शन है, ठीक है। तो साफ सी बात है, या तो आप सही बंदे को पकड़ लोगे, अगर वो पर्सन इंचार्ज सही नहीं भी है, आपने गलत बंदे को दे दिया ऑर्डर, तो ठीक है, अगला बंदा दे देगा भाई मेरा क्या जा रहा है, पकड़ो माल, बात खत्म। अब ट्रांसपोर्टर हो सकता है ऐसे पर्सन इंचार्ज, वेयर हाउस वाला ऐसे पर्सन इंचार्ज हो सकता है। आपने इंस्पेक्शन करी किसी वेयर हाउस की, आपको माल पड़ा हुआ मिला, आप टैक्सेबल पर्सन ढूंढ ही नहीं पा रहे, आपने सोचा नहीं यार इसकी तो असेसमेंट करनी पड़ेगी सामान की, तो आप किसके अगेंस्ट, किसके नाम पे असेसमेंट कर दोगे? जो वेयर हाउस वाला है, ठीक है। अब इस केस में मान लो समरी असेसमेंट कर दी किसी बंदे ने, डिपार्टमेंट ने समरी असेसमेंट आपकी कर दी ये सोच के कि ये बंदा भाग सकता है, लेकिन आपका कोई प्लान नहीं था भागने का, आपको एमी बदनाम करने के लिए उसने कर दिया, तो आपके पास क्या रेमेडी है? आपके पास पहली रेमेडी ये है कि आप अपील कर लो। अपील तो खैर सब में ही रेमेडी है, जितनी भी असेसमेंट पड़ी है, अगर आपको लगता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बना दी जा रही है तो आप अपील कर सकते हो। अपील तो रेमेडी सब में ही है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पर समरी असेसमेंट आपके अगेंस्ट हुई है, आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि आप जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के पास जा सकते हो और उनको रिक्वेस्ट दे सकते हो कि देखो, जिन अजम्पशंस के बेस पर आपने मेरी समरी असेसमेंट कर दी वो अजम्पशंस गलत हैं, ठीक है, तो आपका जो ये ऑर्डर आपने पास करा है आप इसको विड्रॉ कर लो, मैं नॉर्मली जैसे रिटर्न भरते हैं वैसे ही भरूंगा, विश्वास रखो। और इसकी इस दलील से वो एडिशनल कमिश्नर या वो जॉइंट कमिश्नर जो थे वो सेटिस्फाइड थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस समरी असेसमेंट के ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो क्या इसके पास क्या रेमेडी है भाई? एक तो अपील कर ले या फिर रिक्वेस्ट कर ले विड्रॉल की। ये विड्रॉल की रिक्वेस्ट वो विदिन 30 डेज कर सकता है, जिस दिन उसको वो ऑर्डर मिला समरी असेसमेंट का, उसके विदिन 30 डेज वो जाए एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर के पास और उनको बोले कि सर देखो आपसे कुछ गलती हो गई है, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको जो चाहिए आप वेरिफिकेशन कर लो, जो आप बोलोगे मैं वो आपको प्रूफ दे दूंगा, लेकिन आप इस समरी असेसमेंट ऑर्डर को वापस ले लो, मैं रेगुलर रिटर्न जैसे भरते हैं वैसे मैं भरूंगा। और उसकी इस दलील से वो सेटिस्फाई हो गए तो वो क्या कर सकते हैं, उसका ये ऑर्डर जो था समरी असेसमेंट का, इसको विड्रॉ कर सकते हैं। कितने दिन में? विदिन 30 डेज उस बंदे को रिक्वेस्ट डालनी है। अगर 30 दिन निकल गए तो अब उसके पास सिर्फ अपील की रेमेडी रह गई, ठीक है। ऑफिसर क्या कर सकता है? ऑफिसर सेक्शन 64 की असेसमेंट को विड्रॉ कर सकता है, और अगर उसे लगता है कि भाई सेक्शन 73 या 74 में उसे प्रोसीड करना है, डिमांड रिकवरी वहाँ पर बनती है कुछ, तो वो उन सेक्शंस में प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। अब सेक्शन 73, 74 क्या है, वो अलग चैप्टर है, अलग पूरा डिटेल में टॉपिक है, उसमें करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, रिवाइज हो गया होगा। आप इसको अपने रेगुलर बुक के साथ अगर रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टाइम लिमिट्स कहाँ कहाँ पर हैं, एक बार टाइम लिमिट्स में फिर से एक बार बोल देता हूँ। प्रोविजनल असेसमेंट की पहली टाइम लिमिट, प्रॉपर ऑफिसर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा 04 में विदिन 90 डेज, प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर 6 + 6 + 4 साल, 6 महीने 6 महीने 4 साल। पहले 6 महीने उसके खुद के हैं, दूसरे 6 महीने उसको परमिशन लेनी पड़ेगी जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर से, और तीसरा जो 4 साल का पीरियड है वो कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। विदिन 5 ईयर्स उसको वो ऑर्डर पास करना है। अच्छा, स्क्रूटनी असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, एक्सप्लेनेशन आपको विदिन 30 डेज देनी है, फॉर्म नंबर ASNT 11 में, ठीक है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में तो दोनों में सेम टाइम लिमिट है, विदिन 5 ईयर्स ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न,
बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है, चाहे आप अनरजिस्टर्ड हो इसलिए आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रही है, या फिर आप रजिस्टर्ड हो और आपने रिटर्न फाइल नहीं करी इसलिए आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सेक्शन 62 के साथ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नया आया है, अमेंडमेंट, ठीक है। वो उसका डॉक्यूमेंट मैं आपको अलग से मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर मैं उसको शेयर कर दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। सारी अमेंडमेंट जो रिवीजन के साथ साथ मैं अमेंडमेंट्स करवाता जाऊँगा तब साथ साथ ही शेयर करता जाऊँगा, ठीक है। इसमें और कोई टाइम लिमिट तो नहीं है। हाँ, इसमें जब आपको नोटिस आएगा आफ्टर 5 डेज जब आपके पास नोटिस आएगा तो आपको विदिन 15 डेज रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो फिर अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आएगा, और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर के भी विदिन 30 डेज आप रिटर्न फाइल करके, इंटरेस्ट देके, लेट फी फाइल करके आप उस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ करवा सकते हो। अगर आपने 30 दिन में नहीं करा तो फिर ठीक है, उस ऑर्डर के हिसाब से आप अपना फाइल करो, रिटर्न भी और टैक्स भी। हाँ, अपील हो सकती है, अपील का रास्ता तो सब जगह ही खुला है, ठीक है। इसके अलावा स्क्रूटनी असेसमेंट में टाइम लिमिट और कोई नहीं थी। स्क्रूटनी असेसमेंट में ये सेक्शंस थे, एक्शंस कौन कौन से लिए जा सकते हैं, इनका ये 65, 66, 67 का अलग चैप्टर है, 73, 74 का अलग चैप्टर है, वो वाले चैप्टर्स करेंगे तब रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोगों ने आई होप चार्ट्स बना लिए होंगे, नहीं तो मैं इनके स्क्रीनशॉट लेके ना एक PDF बना के उस टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।